Audio Jungle. Audio Jungle. सोफिया के सामने विचित्र जर्मन देहात खुल गया और जेनी एक सुरमय पोस्टकार्ड की तरह है जो घुमावदार पहाड़ियों और आकर्षक गांवों से परिपूर्ण है। जब वे अपनी किराए की कार में घुमावदार सड़कों पर यात्रा कर रहे थे तो रोमांच से भरा उत्साह उनकी रगों में दौड़ रहा था। सूरज क्षितिज पर नीचे डूब गया जिससे परिदृश्य पर एक गर्म चमक आ गई जो आगे एक जीवंत शाम का वादा कर रही थी। उनकी हंसी कार के भीतर गूंज रही थी क्योंकि वे एक दूसरे को अपने न्यूयॉर्क प्रवास की कहानियां सुना रहे थे। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट एक सपाट टायर की तेज आवाज से अचानक बाधित हो गई। कार को झटका लगा जिससे क्षण भर के लिए सुखद माहौल बिखर गया। सोफिया चतुराई से वाहन को सड़क के किनारे ले जाया गया और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे पर हैरानी भरी निगाहें डाली। असुविधा ने अब उनकी प्रत्याशा पर ग्रहण लगा दिया। ढलते दिन के उजाले में उन्होंने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। सड़क का एक उजाड़ हिस्सा जिसके एक तरफ घने जंगल थे और दूसरी तरफ एक भव्य हवेली थी। हवेली के भीतर से एक टिमटिमाती रोशनी निकल रही थी जिससे भयानक छायाएं सामने के दरवाजे की ओर जाने वाले बजरी वाले रास्ते पर नाच रही थीं। सोफिया, मुझे लगता है कि हमारे पास वहाँ मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मनन किया, पूर्वाभास संरचना की ओर इशारा करते हुए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, हवा में एक बेचैन करने वाली शांति छा गई और उनमें पूर्वाभास की भावना घर कर गई। एक अलौकिक कराह के साथ दरवाजा चरमरा कर खुला। एक मंद रोशनी वाला फोयर दिखाई दिया जो समय के साथ रुका हुआ लग रहा था। हवा में एक अनिश्चित तनाव था और वातावरण में एंटीसेप्टिक की गंध फैली हुई थी जो देहाती बाहरी हिस्से के विपरीत थी। हवेली की गहराई से एक छायादार आकृति उभरी जो एक लंबे दुबले-पतले आदमी के रूप में सामने आई जिसकी आंखें चुभने वाली थीं, जो बिना सोचे समझे आगंतुकों की आत्मा में उतर जाती थीं। डॉक्टर जोसेफ हेटर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आतिथ्य के आवरण ने एक द्वेष को छिपा दिया जो जल्द ही सोफिया की शांति को नष्ट कर देगा, और जेनी का भ्रमण। एक नकली मुस्कान के साथ हेटर ने अपने अस्थिर निवास में उनका स्वागत किया। एक ऐसी हवेली जिसकी नींद में ही रहस्य छिपे हुए थे। सोफिया और जेनी ने एक दूसरे को असहज नजरों से देखा। उनकी प्रवृत्ति एक मौलिक भय से झंझना रही थी जिसे समझने के लिए तर्कसंगत दिमाग को संघर्ष करना पड़ रहा था। जैसे जैसे वे दहलीज को पार कर मंद रोशनी वाले अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, माहौल गाढ़ा हो गया और सन्नाटा और अधिक स्पष्ट हो गया। दोनों दोस्तों को इसकी जानकारी नहीं थी कि जिस दरवाजे से उन्होंने प्रवेश किया था वह उनके पीछे अशुभ रूप से चरमराते हुए बंद हो गया, जिससे डॉक्टर हेटर की भयावह हवेली के क्लॉस्ट्रोफोबिक दायरे में उनके भाग्य पर मुहर लग गई। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह आकस्मिक मुठभेड़ उन्हें एक दुःस्वप्न में डुबा देगी, एक सर्जन के अस्थिर दिमाग की गहराई में उतर जाएगी, जहां विवेक और भय के बीच की सीमा पीड़ा और निराशा की विचित्र टेपेस्ट्री में धुंधली हो जाएगी।
डॉक्टर जोसेफ हेटर की हवेली के अंदर की हवा भय की स्पष्ट भावना से भरी हुई थी। सोफिया और जेनी हालांकि अभी भी सतह के नीचे छिपे द्वेषपूर्ण इरादों से बेखबर थी, उस बेचैनी को नहीं हिला सकी जिसने उन्हें जकड़ लिया था जब वे प्राचीन चिकित्सा सामग्री से सजे मंद रोशनी वाले गलियारों के माध्यम से हेटर का पीछा कर रहे थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने दीवारों पर विकृत छाया डाली, जिससे एक अलौकिक नृत्य का निर्माण हुआ जो घटनाओं के अशुभ प्रकटीकरण को प्रतिबिंबित करता था। जैसे ही हेटर उन्हें एक मंद रोशनी वाले पार्लर में ले गया, पुराने चमड़े की गंध और नमी ने उनकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। कमरा अस्तव्यस्त चिकित्सा रेखाचित्रों, प्राचीन शल्य चिकित्सा उपकरणों और हेटर के युवा वर्षों के एक प्रभावशाली चित्र से सजा हुआ था। उसकी आंखों में गर्मी नहीं थी, जो भीतर रहने वाले अंधेरे की एक ठंडी प्रस्तावना थी। एक प्राचीन मखमली कुर्सी पर बैठे हेटर ने सोफिया को इशारा किया और जेनी उसके साथ शामिल होने के लिए। माहौल बदल गया। हवा में एक अनकहा तनाव फैल गया। हेटर ने आतिथ्य के दिखावे के साथ उन्हें एक क्रिस्टल डिकेंटर से पानी की पेशकश की। बिना सोचे समझे पर्यटकों के लिए पानी ने एक भयावह रहस्य छिपा दिया, रोहिपनॉल से युक्त एक नापाक मिश्रण जो रसातल में आसन्न वंश की प्रस्तावना थी। जैसे ही नशीले पानी का असर हुआ, सोफिया और जेनी ने पाया कि उनकी इंद्रियां सुस्त हो गई हैं। उनके आसपास की दुनिया एक भ्रमित करने वाली धुंधली होती जा रही है। हेटर की घबराई हुई मुस्कान चौड़ी हो गई, जिससे उनकी चेतना को कमजोर होते देख एक भयावह संतुष्टि का पता चला। पार्लर विकृत और मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी कभी अलंकृत साज सज्जा अब मंद रोशनी में विचित्र लग रही थी। सोफिया उसका सिर असहनीय दर्द से धड़क रहा था और उसे ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कमरा एक अपवित्र ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था, जिससे उनकी दुर्दशा का अवास्तविक भय बढ़ गया था। सोफिया पर अचानक चक्कर की लहर दौड़ गई। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, कमरा घूम गया और हेटर की आवाज भ्रम की धुंध में गूंज उठी, जिससे उसके काले इरादे उजागर हो गए। उन्होंने एक सेवानिवृत्त सर्जन के रूप में अपनी विशेषज्ञता के बारे में बात की। उनके एक बार प्रसिद्ध कौशल मानव रूप पर प्रयोग की एक दुःस्वप्न दृष्टि में बदल गए। नशे की हालत में सोफिया और जेनी अपने ही अक्षम शरीरों की कैदी बन गई। कमरे की दमनकारी शांति केवल हेटर के भयावह शब्दों से टूट गई थी, जो मनुष्यों को एक साथ जोड़कर घृणित प्राणियों को बनाने के उसके जुनून को प्रकट कर रही थी। एक विचित्र दृश्य जिसने विवेक की सीमाओं को ग्रहण कर लिया था। सोफिया के रूप में दृष्टि धुंधली हो गई और चेतना लुप्त हो गई। उनकी खतरनाक स्थिति का एहसास एक भयावह दुःस्वप्न की तरह हुआ। परछाइयों ने सोफिया की तरह आने वाली अकथनीय भयावहता के बारे में फुसफुसाया और जेनी एक ऐसी खाई की चट्टान पर छटपटा रही थी जहां से शायद कोई वापसी नहीं हो सकती थी। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि हेटर की दुःस्वप्न भरी दुनिया में उनका अनजाने में प्रवेश अभी शुरू ही हुआ था। मंद रोशनी वाले सर्जिकल चेम्बर में एंटीसेप्टिक की गंध आ रही थी, एक ऐसी गंध जो भय के धातु के स्पर्श के साथ मिश्रित थी। सोफिया और जेनी एक भ्रमित करने वाली वास्तविकता से जागी। उनके परिवेश में छाया और बाज उपकरणों का एक विचित्र संलयन था। उनके नशे में धुत अंगों के वजन ने उन्हें धोखा दे दिया, जिससे ठंड से बचने के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए।
जिस पर वे लेटे हुए थे। उनके ऊपर डॉक्टर जोसेफ हेटर की पतली आकृति दिखाई दे रही थी। उनकी सर्जिकल पोशाक मंद रोशनी में एक वर्णक्रमीय छाया डाल रही थी। हवा में एक अस्थिर प्रत्याशा का आरोप लगाया गया था, क्योंकि हेटर एक जानबूझकर सटीकता के साथ आगे बढ़ा था जो एक भयानक विशेषज्ञता को जन्म देता था। उसके कदमों की ठंडी गूंज पूरे कक्ष में गूंज उठी, जो एक पूर्वाभासपूर्ण लय के साथ मौन को विरामित कर रही थी। सोफिया, उसकी आंखें नशीले पानी के प्रभाव से अभी भी भीगी हुई थीं, ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उनकी दुर्दशा का एहसास उसकी चेतना में एक जहरीली फुसफुसाहट की तरह घर कर गया। पुराने चिकित्सा उपकरणों और टिमटिमाती ओवरहेड लाइटों से सुसज्जित सर्जिकल कक्ष भयावहता का रंगमंच बन गया। एक ऐसा मंच जिस पर हेटर अपनी दुःस्वप्न वाली सिम्फनी का आयोजन करेगा। सोफिया के रूप में उसने उठने की कोशिश की। उसकी कलाइयों और टखनों पर चमड़े की पट्टियों के ठंडे स्पर्श ने उसे ऑपरेटिंग टेबल पर जकड़ दिया। दहशत ने उसे जकड़ लिया और उसकी दबी हुई चीखें जेनी की चीखों में विलीन हो गईं, जिससे निराशा का एक असंगत स्वर तैयार हो गया। हेटर उनकी दलीलों से अप्रभावित प्रतीत होता है। उसने अपने द्वारा गढ़े गए विकृत तमाशे का आनंद लिया। कात्सुरो, एक बेखबर जापानी पर्यटक जो हेटर के द्वेष के जाल का शिकार हो गया था, सोफिया के बगल में पड़ा हुआ था और जेनी, उसकी आंखें आतंक का दर्पण कमरे के चारों ओर घूमने लगी, क्योंकि वह भी उन बाधाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहा था जो उसे अजीब झांकी में बांधती थीं। हेटर की आवाज सहानुभूति से रहित एक सर्जन की स्केलपेल की तरह हवा में कट गई। उन्होंने एक मानव सेंटीपीड, एक शैतानी संलयन बनाने की अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया, जो सोफिया को जोड़ेगा। जेनी और कात्सुरो साझा पीड़ा की एक भयानक सिम्फनी में विचित्र रहस्योद्घाटन पूरे कक्ष में गूंज उठा, जिससे हवा में व्याप्त भय और बढ़ गया। सर्जन के हाथ, जो कभी श्याम देश के जुड़वा बच्चों को अलग करने में अपनी निपुणता के लिए मशहूर थे, अब अंगभंग के उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। सोफिया और जेनी के चेहरे भय से विकृत हो गए, क्योंकि हेटर ने सामने के ऊपरी और निचले दोनों दांतों को हटा दिया, जिससे वे क्षत-विक्षत हो गए और उनकी आवाजें छीन गईं। कात्सुरो के नितंबों पर हेटर की घुसपैठ के निशान थे, जो आसन्न दुःस्वप्न के लिए भीषण पहुंच बिंदु प्रदान करते थे। सर्जिकल चेम्बर, जो कभी उपचार का स्थान था, हेटर की विकृत महत्वाकांक्षाओं के लिए एक क्रूसिबल बन गया था। उसके पीड़ितों की चीखें, खून की धात्विक गंध और द्वेष की दमनकारी हवा ने मिलकर आतंक की एक सिम्फनी बनाई, जो कक्ष के अंधेरे अवकाशों से गूंज उठी। जैसे ही सर्जिकल दुःस्वप्न सामने आया, सोफिया, जेनी और कात्सुरो को पीड़ा की गहरी खाई में धकेल दिया गया, जिन टांके ने उन्हें शारीरिक और रूपक दोनों रूप से बांधा। उन्होंने एक विचित्र कृति के निर्माण की शुरुआत की, जिसने मानवीय क्रूरता की सीमाओं को चुनौती दी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सबसे बुरा समय अभी आना बाकी है और उनकी कठिन परीक्षा की परछाइयां उनके आपस में जुड़े भाग्य पर एक लंबा भयावह अंधकार डाल देंगी। अस्थायी मेडिकल वार्ड, जो अब हेटर की अपवित्र सर्जरी के परिणाम से दूषित हो गया था, नारकीय अवस्था बन गया, जिस पर सोफिया, जेनी और कात्सुरो को एक बुरे सपने को सहने के लिए मजबूर किया गया था। जैसे ही बेहोशी दूर हुई,
तीनों को अपने जुड़े हुए शरीरों की कठोर वास्तविकता, एंटीसेप्टिक की दुर्गंध और अपने भयानक भाग्य के बारे में लगातार जागरूकता का एहसास हुआ। सोफिया, उसने खुद को सेंटीपीड के मध्य खंड की दुःस्वप्न वाली स्थिति में पाया, हेटर द्वारा सजा के रूप में और उपचार में एक विकृत प्रयोग के रूप में चुनी गई स्थिति। उसके घुटनों के स्नायुबंधन टूट गए थे, जिससे उसके पैर रेंगने के अलावा किसी भी काम के लिए बेकार हो गए थे। दर्द एक असहनीय पीड़ा थी, वह उस राक्षसी रचना की निरंतर याद दिलाती थी जो वह बन गई थी। जेनी, जो अब सेंटीपीड के पीछे है, सोफिया में साझा की गई की पीड़ा, उसका क्षतविक्षत चेहरा और आवाजहीन चीखें उन पर थोपे गए विभत्स परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ बयां करती हैं। कात्सुरो, सामने वाले खंड ने बोलने की अपनी क्षमता बरकरार रखी। उसकी आवाज एक ऐसी भाषा में पीड़ा की एक भयावह धुन थी जिसे हेटर मुश्किल से समझ सकता था। हेटर अब उस रचना का आनंद ले रहा था जो उसने बनाई थी। उसने सेंटीपीड को कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दिया। ठंडी धातु की सलाखें उनकी मानवता के अवशेषों का उपहास करती प्रतीत हो रही थीं। पिंजरे का फर्श एक ठंडी और क्षमा न करने वाली सतह कात्सुरो को अपने सामुदायिक भोजन के कटोरे तक पहुंचने के लिए कुत्ते के भोजन पर रेंगने के लिए मजबूर करती है। यह एक क्रूर तमाशा था, अपने पीड़ितों को अस्तित्व के निम्नतम रूपों में लाने में हेटर की परपीड़क खुशी का प्रतीक। सोफिया की एक समय जीवंत व्यक्तित्व, जेनी और कात्सुरो उन पर हुई भयावहता से स्तब्ध थे। उन्हें पालतू जानवरों के रूप में प्रशिक्षित करने के हेटर के प्रयास अपमानजनक आदेशों और एक फसल के डंक के साथ अमानवीयकरण में अभ्यास थे। कात्सुरो ने विशेष रूप से हेटर के नस्लवादी अपमान का खामियाजा भुगता, एक ऐसी पीड़ा जिसने शारीरिक पीड़ा को मनोवैज्ञानिक पीड़ा के साथ जोड़ दिया। जब रात हुई तो कमरा कनखजूरे के यातनाग्रस्त खंडों की कराहों से गूंज उठा। कात्सुरो, जो अभी भी अपनी गरिमा से जुड़ा हुआ है, ने हेटर की क्रूरता से टूटने से इनकार कर दिया। पिंजरे में बंद उसकी पीड़ा की लगातार चीखें अंधेरे को चीर रही थीं। यह याद दिलाती थी कि अकल्पनीय भयावहता के बावजूद भी मानवीय भावना पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती। हेटर का अशांत मन उसके सामने की टेढ़ी मेढ़ी झांकी को देखकर आनंदित हुआ। सेंटीपीड उसकी विक्षिप्त कल्पनाओं का एक विचित्र अवतार, पौराणिक कथाओं के सबसे अंधेरे कोनों से एक प्रताड़ित प्राणी की तरह पिंजरे में छटपटा रहा था। सोफिया भागने की कोशिशें, भले ही वे व्यर्थ थीं, हेटर की विकृत संतुष्टि को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हेटर ने विकृत जिज्ञासा से प्रेरित होकर पिंजरे के चारों ओर एक दर्पण घुमाने का फैसला किया। सेंटीपीड दूर देखने में असमर्थ, एक प्रतिबिंब में क्षतविक्षत शरीरों के विचित्र समामेलन का सामना करता था जो न केवल उनकी शारीरिक विकृति बल्कि उनकी मानवता के टूटे हुए अवशेषों को दर्शाता था। ठंडे और बाज कक्ष में सोफिया, जेनी और कात्सुरो भय के बीच भी अपनी विवेकशीलता पर कायम रहे। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की अनवरत पीड़ा उनकी विकृत वास्तविकता बन गई थी। जैसे ही उनकी चीखों की गूंज हवा में रह गई, वे उन पर थोपे गए राक्षसी अस्तित्व से जूझने को मजबूर हो गए, एक जीवित दुःस्वप्न जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी निराशा की परछाइयां और गहरी होने वाली हैं, जो उन्हें हेटर की परपीड़क कल्पना की खाई में और डुबा देगी। कैद में बिताए गए दिन दर्द,
पतन और निरंतर पीड़ा की एक भयावह निरंतरता में मिश्रित हो गए। सोफिया की एक समय की जीवंत आत्माएं, जेनी और कात्सुरो, अब केवल परछाया थे, जो डॉक्टर हैटर के विकृत प्रयोग की निरंतर पकड़ में फंस गए थे। अस्थायी मेडिकल वार्ड, जिसकी दीवारें अकथनीय भयावहता की मूक गवाह थीं, उनकी मानवता के अवशेषों के लिए एक कब्रगाह बन गई। हैटर ने अपने द्वारा बनाए गए घिनौने तमाशे का आनंद उठाया। सेंटीपीड पिंजरे में कैद, उन्हें बांधने वाले कटे हुए स्नायुबंधन द्वारा निर्धारित एक विचित्र समकालिकता के साथ आगे बढ़ा। सोफिया केंद्र में पीड़ादायक स्थिति में शारीरिक पीड़ा का खामियाजा भुगतना पड़ा। हर हरकत से उसके कटेफते रूप में दर्द की लहरें दौड़ने लगीं, जो उस पर आए राक्षसी भाग्य की लगातार याद दिलाती रही। पीछे की ओर जेनी को कुत्ते का खाना खाने के कारण होने वाले नुकसान को सहने के लिए मजबूर किया गया। उसका चेहरा पहचान से परे क्षत-विक्षत कर दिया गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। कात्सुरो सामने का खंड न केवल अपनी पीड़ा का भार उठा रहा था, बल्कि पूरे सेंटीपीड की पीड़ा को व्यक्त करने की जिम्मेदारी भी उठा रहा था। उसकी आवाज निराशा की गुफा में एक हताश विलाप थी। उनके अस्तित्व के बारे में हैटर की परपीड़क योजना ने एक दुःस्वप्न जैसी दिनचर्या अपना ली। सामुदायिक कटोरे में परोसा गया भोजन पतन का एक अजीब सामय बन गया। कुत्ते के भोजन की दुर्गंध भय के धात्विक स्पर्श के साथ मिलकर एक घ्राण टेपेस्ट्री का निर्माण करती है, जो उनकी विचित्र झांकी को प्रतिबिंबित करती है। सेंटीपीड को पालतू बनाने के हैटर के विकृत प्रयास जारी रहे। पिंजरे की सीमा एक जेल थी और उसके आदेश एक फसल के डंक से विरामित एक क्रूर अनुस्मारक थे कि उनका अस्तित्व अब एक पागल आदमी की सनक से संबंधित था। सोफिया के एक समय के ज्वलंत व्यक्तित्व जेनी और कात्सुरो उन पर थोपे गए अथक कष्ट और अमानवीय अनुष्ठानों से प्रभावित थे। जैसे ही रात हुई, कक्ष उनकी पीड़ा की बेसुरी आवाजों से गूंज उठा। कात्सुरो, जिसकी आवाज पूरे सेंटीपीड का भार उठा रही थी, ने टूटने से इनकार कर दिया। उनके अनुपालन में कमी से नाखुश हैटर ने अपने परपीड़क अनुष्ठानों को तेज कर दिया। उजागर मांस पर फसलों की बारिश होने लगी और नस्लवादी अपमान पूरे कक्ष में गूंजने लगा। क्रूरता की एक स्वर लहरी जो अंधेरे के साथ ही गूंजती हुई प्रतीत होती थी। सोफिया के आने पर दुःस्वप्न वाली दिनचर्या और भी बाधित हो गई। भागने की बेताब इच्छा से प्रेरित होकर उसने उन शारीरिक बाधाओं को चुनौती देने का प्रयास किया जो उसे बांधती थीं। जैसे ही वह सलाखों से टकराई, पिंजरा खड़खड़ाने लगा। उसके निरर्थक प्रयासों को हैटर की फसल के निर्दयी डंक का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि हवा उनके आपस में जुड़े अस्तित्व की पीड़ा से घनीभूत हो रही है। निराशा का एक सामूहिक रोना जो पूरे कक्ष में गूंज रहा है। जैसे जैसे दिन अंतहीन रसातल में खींचते गए, सोफिया, जेनी और कात्सुरो अपने विवेक के फटे हुए टुकड़ों से चिपके हुए थे। निरंतर पीड़ा, अपमानजनक अनुष्ठान और अविश्वसनीय दर्द ने जागने वाले दुःस्वप्न और खंडित वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। ठंडे और बाँझ कक्ष में सेंटीपीड मूक पीड़ा में छटपटा रहा था। इसकी विचित्र आकृति मानव क्रूरता की अथाह गहराइयों का एक प्रमाण है, फिर भी उनसे अनभिज्ञ। क्षितिज पर एक छाया मंडरा रही थी, एक निकट भविष्य का संकेत जो अंधेरे को चीर देगा और उनके विकृत भाग्य की दिशा को बदल देगा।
डॉक्टर हेटर के कक्ष की बाज दीवारें, जो कभी अकथनीय भयावहता की मूक गवाह थीं, एक दमनकारी भार के साथ सेंटीपीड पर बंद होती दिख रही थीं। सोफिया की लंबी गूंज से हवा गूंज उठी। जेनी और कात्सुरो की पीड़ा भरी चीखें पीड़ा की एक असंगत सिम्फनी में बुनी गई हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सामूहिक पीड़ा की सबसे अंधेरी जगहों में अवज्ञा की एक चिंगारी भड़कने वाली है। पिंजरा, एक कैद वाली जेल जो उनके अस्तित्व के दुख से गूंजती थी, निराशा की गहराइयों से पैदा हुए विद्रोह का गवाह और मंच दोनों बन गई। कात्सुरो, सामने का खंड, निरंतर पीड़ा के बावजूद उसकी आत्मा अटूट थी। उसने अवज्ञा की एक झलक जगाई जो बुझने से इनकार कर रही थी। अपने सीमित कक्ष की मंद रोशनी में कात्सुरो ने उस क्षण को जब्त कर लिया जब हेटर का परपीड़क ध्यान कम हो गया। दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने कमजोर अंगों में ताकत जुटाई और आजादी के लिए बेताब होकर अपने उत्पीड़क पर झपटा। पिंजरा खड़खड़ाने लगा। धातु के विरुद्ध धातु का कर्कश स्वर, जैसे ही कात्सुरो का बेड़ियों में जकड़ा क्रोध हेटर के द्वेषपूर्ण अधिकार के विरुद्ध टकराया। यह संघर्ष पीड़ा का एक विचित्र नृत्य था, जिसमें कात्सुरो का कमजोर शरीर पागल सर्जन की विकृत ताकत के सामने खड़ा था। हेटर अप्रत्याशित विद्रोह से चकित हो गया, क्षण भर के लिए पीछे हट गया, जिससे कात्सुरो को अवज्ञा का क्षणिक स्वाद मिल गया। अन्य खंड, सोफिया और जेनी मूक भय से देखती रही जब विद्रोह उनके सामने प्रकट हुआ। उनकी पीड़ा की खाई के बीच आशा की एक चिंगारी। लेकिन नाजुक प्रतिरोध अल्पकालिक था। हेटर ने परपीड़क क्रोध से प्रेरित होकर ऐसी क्रूरता से जवाब दिया जो पिछली किसी भी पीड़ा से बढ़कर थी। फसल वर्चस्व का एक क्रूर उपकरण निर्दयी बल के साथ कात्सुरो के कमजोर रूप पर उतरा। एक बार उद्दंड सामने वाला खंड, जो अब पीटा और टूटा हुआ था, पिंजरे के फर्श पर गिर गया। उसकी आत्मा मंद हो गई, लेकिन बुझी नहीं। विद्रोह के परिणाम ने कक्ष पर भयावह छाया डाल दी। कात्सुरो खून से लथपथ और पस्त पिंजरे में चुपचाप पड़ा रहा। हेटर की अविश्वसनीय क्रूरता के सामने अवज्ञा की निरर्थकता का एक प्रमाण। सोफिया और जेनी, उनके विकृत रूप स्थिर, केवल विद्रोह के टूटे हुए अवशेषों को देख सकते थे। उनकी सामूहिक निराशा इस एहसास के साथ गहरी हो रही थी कि पलायन एक भ्रम था और उनकी राक्षसी वास्तविकता के सामने एक क्रूर मजाक की आशा थी। जैसे ही हेटर विकृत संतुष्टि से अभिभूत होकर कक्ष से बाहर निकला, हवा एक भयानक शांति से गूंज उठी। सेंटीपीड, जो अब पहले से कहीं अधिक वश में था, अपनी मानवता के टूटे हुए किनारों से चिपक गया। हालांकि विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन सोफिया के टूटे हुए दिमाग में लचीलेपन का बीज बोया गया। जेनी और कात्सुरो, ताकत की एक फुसफुसाहट जिसने चुप होने से इनकार कर दिया। वह कक्ष, जो अपने निवासियों के खून और निराशा से सना हुआ था, विद्रोह की उन छायाओं का मूक गवाह बन गया जो उनके विकृत भाग्य की परिधि पर नृत्य कर रही थीं। उन्हें कम ही पता था कि उनकी साझा पीड़ा के सबसे अंधेरे कोनों में अवज्ञा के अंगारे अभी भी चमक रहे थे। एक नाजुक प्रकाश स्तंभ जो अभी भी आने वाले हिसाब की संभावना का संकेत देता था। कात्सुरो के असफल विद्रोह के बाद अस्थायी मेडिकल वार्ड में एक भयावह सन्नाटा छा गया। खून की धातुई परत हवा में तैर रही थी, जो पिंजरे की सीमा के भीतर प्रकट हुई क्रूरता की याद दिलाती थी। सोफिया, जेनी और कात्सुरो
अपने विचित्र सम्मिश्रण में उलझे हुए, निराशा में डूबे हुए थे। उनकी आत्माएं पागलपन की कगार पर मंडरा रही थीं। हेटर ने कात्सुरो पर अपने परपीड़क क्रोध की पूरी ताकत झोंक दी और अपने प्रभुत्व के विकृत प्रदर्शन के परिणामों का आनंद उठाया। जैसे ही वह कक्ष से बाहर निकला, परछाइयां दुष्ट भूतों की तरह उससे चिपक गईं। उसकी क्रूर हंसी की गूंज पस्त और टूटे हुए कनखजूरे के कानों को परेशान कर रही थी। पिंजरा, जो अब समर्पण की भयानक झांकी है, तीनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा था। ठंडी सलाखें क्षत मांस को दबा रही थीं और हवा में दमघोंटू निराशा छाई हुई थी। सोफिया, मध्य खंड और हेटर के प्रतिशोध के प्राप्तकर्ता, ने साझा पीड़ा के मूक संवाद में कात्सुरो के पस्त रूप को पालना शुरू कर दिया। जेनी पीछे की ओर खोखली आंखों से गिरे हुए सामने के हिस्से को देखती रही। उसका ध्वनिहीन विलाप कक्ष की दमनकारी शांति में गूंज रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, आशा का एक कमजोर धागा अंधेरे में खुद को बुनने लगा। कात्सुरो, हालांकि पस्त और टूटा हुआ था, उसके मन में लचीलेपन की एक जिद्दी चिंगारी थी जिसने बुझने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी आंखों में दर्द के बादल छाए हुए थे, फिर भी उनमें दृढ़ संकल्प की झलक थी, एक मौन वादा जिसे अवर्णनीय भयावहता के सामने भी मानव आत्मा सहन कर सकती थी। हेटर के परपीड़क अनुष्ठानों के बीच के शांत क्षणों में कात्सुरो ने एक योजना के टुकड़े फुसफुसाए, भागने की एक हताश योजना जो उनकी सामूहिक विवेक के कमजोर किनारों से चिपकी हुई थी। यह योजना दुस्साहसी थी, जो हेटर के हमले से बच गए अवज्ञा के अवशेषों से प्रेरित थी। यह सर्जन की असुरक्षा के क्षणों का फायदा उठाने और स्वतंत्रता के लिए एक क्षणभंगुर अवसर को जब्त करने पर निर्भर था। कटे हुए स्नायुबंधन और अपने निर्माता की द्वेषपूर्ण इच्छा से बंधे कनखजूरे को विद्रोह की फुसफुसाती साजिश में सांत्वना मिली। उनकी साझा सांसें उस अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने झुकने से इनकार कर दिया, उस नाजुक आशा को हवा दी जो घने अंधेरे में एक नाजुक लौ की तरह टिमटिमा रही थी। हेटर प्रभुत्व की झूठी भावना से ग्रस्त होकर अपनी कैद की दिनचर्या में आत्मसंतुष्ट हो गया। वह कमरा एक बाझ जेल जो अकथनीय पीड़ा का गवाह था, एक गुप्त नृत्य का मंच बन गया, प्रतिरोध का एक नृत्य जो हेटर के परपीड़क अनुष्ठानों के बीच शांत स्थानों में प्रकट हुआ। जैसे ही योजना ने आकार लिया, सोफिया, जेनी और कात्सुरो स्वतंत्रता के लिए बेताब प्रयास में असंभावित षड्यंत्रकारी बन गए। पिंजरे की ठंडी सलाखें, जो कभी उत्पीड़न का प्रतीक थीं, अब आशा के उन कमजोर धागों की गवाही दे रही हैं, जो उनकी साझा निराशा के ताने बाने में बुनने लगे हैं। उन्हें कम ही पता था कि उनके विभत्स अस्तित्व की छाया में एक नाजुक विद्रोह भड़क रहा था, एक भ्रूणीय अवज्ञा जिसे अगर पोषित किया जाए तो यह उनके चारों ओर घिरे अंधेरे के दिल को भेदने की क्षमता रखता है। मेडिकल वार्ड छाया और पीड़ा की गूंज से ढका हुआ सेंटीपीड के नाजुक विद्रोह के लिए गुप्त मंच बन गया। सोफिया, जेनी और कात्सुरो, उनकी आत्माएं पस्त हो गईं, लेकिन टूटी नहीं। सतर्क तत्परता के साथ आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने धोखे के नृत्य को आगे बढ़ाया, उस परपीड़क कठपुतली को मात देने के लिए एक बेताब बोली जिसने उनके भाग्य को अपने निर्दयी हाथों में पकड़ रखा था। मंद रोशनी की ठंडी चमक में उनके विद्रोह के असंभावित आयोजक कात्सुरो ने दुस्साहस और हताशा के धागों से बुनी हुई एक योजना फुसफुसाए,
खंडों के बीच मौन सिर हिलाने से बहुत कुछ पता चलता है। एक मौन समझ की भागने का उनका मौका हेटर के कवच में खामियों का फायदा उठाने पर निर्भर था। वह क्षण जब उसकी सुरक्षा को क्षण भर के लिए कम कर दिया गया था। उनकी हरकतें उन्हें बांधने वाले टूटे हुए स्नायुबंधन द्वारा सीमित एक भयानक नृत्य बन गईं, एक विचित्र बैले जो उनके अस्तित्व की विकृत वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता था। पिंजरा, एक सीमित क्षेत्र जिसने अकथनीय पीड़ा देखी थी, अब उसकी सलाखों के भीतर एक विद्रोह के बीज थे जो आशा की धड़कन के साथ स्पंदित थे। हेटर अपने पीड़ितों की स्पष्ट अधीनता से विजय की झूठी भावना में डूबा हुआ था। उनकी कैद की दिनचर्या में आनंदित हुआ। उसके कदमों की गूंज, उस क्रूरता की प्रस्तावना जो इंतजार कर रही थी, पूरे कक्ष में गूंज उठी। उससे अनभिज्ञ सेंटीपीड के खंड, हालांकि शारीरिक रूप से जुड़े हुए थे, एक साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, एक ऐसा उद्देश्य जिसने उस अंधेरे को चुनौती दी जो उन्हें निगलना चाहता था। योजना मौन समकालिकता में सामने आई। सोफिया मध्य खंड के रूप में अपनी स्थिति में धोखे का भार उठाया। जैसे ही हेटर ने भयावह उल्लास के साथ कक्ष में प्रवेश किया, उसने कमजोरी का नाटक किया। उसकी हरकतें समर्पण का सावधानी पूर्वक कोरियोग्राफ किया गया नृत्य था। अन्य वर्गों ने भी इसका अनुसरण किया। उनके शरीर निराशा की सुस्त गति की नकल कर रहे थे। हेटर प्रभुत्व के भ्रम में फंसकर विकृत संतुष्टि के साथ पिंजरे के पास पहुंचा। उसकी परपीड़क सनक, जो सेंटीपीड की पूर्ण अधीनता में विश्वास से बढ़ी थी, ने उसे सतह के नीचे छिपे विद्रोह के रुझानों के प्रति अंधा बना दिया। जैसे ही वह भोजन के कटोरे की ओर बढ़ा, कनखजूरे की योजना एक नाजुक जाल की तरह खुल गई। कात्सुरो ने उचित अवसर का लाभ उठाते हुए दिखावटी हमला किया। पिंजरा खड़खड़ाने लगा और हवा तनाव से फट गई, क्योंकि सामने वाले खंड ने प्रतीत होता है कि बेलगाम क्रोध की धारा निकाल दी। हेटर अप्रत्याशित विद्रोह से स्तब्ध होकर क्षण भर के लिए पीछे हट गया, जिससे अन्य खंडों को पिंजरे में अपनी स्थिति बदलने की अनुमति मिल गई। इसके बाद हुई अराजकता में सोफिया और जेनी, उनकी हरकतें सोची समझी हताशा की धुंधली थीं। उन्होंने एक अस्थायी हथियार निकालने के लिए क्षण का लाभ उठाया। उनके पिंजरे की सीमा के भीतर छिपा हुआ धातु का एक टुकड़ा, परछाइयाँ, जो एक समय उनकी पीड़ा की मूक गवाह थीं, विद्रोह की नाजुक ज्वाला से प्रेरित होकर अपनी दुस्साहसिक योजना के अगले चरण के लिए तैयार हो रही तिकड़ी के प्रोत्साहन के रूप में बड़बड़ाती दिख रही थीं। जैसे ही हेटर ने अपना संयम वापस पाया, सेंटीपीड, हालांकि शारीरिक रूप से बंधा हुआ था, उद्देश्य की एक नई भावना के साथ आगे बढ़ा। आशा के टिमटिमाते अंगारों से शुरू हुआ धोखे का नृत्य अभी खत्म नहीं हुआ था। भयावह कक्ष के मध्य में सोफिया, जेनी और कात्सुरो अवज्ञा के नाजुक धागों से चिपके रहे। उनका विद्रोह एक मूक प्रतिध्वनि थी जो उस अडिग भावना के साथ प्रतिध्वनित हुई जिसने बुझने से इनकार कर दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि परछाइयाँ, हालांकि लंबी और पूर्व सूचक थीं, उनके भीतर एक आसन्न हिसाब किताब का वादा था, एक ऐसा हिसाब जो उनके धीरज की सीमाओं का परीक्षण करेगा और उन्हें फंसाने वाले द्वेषपूर्ण अंधेरे के दिल को छेद देगा। जैसे ही कात्सुरो के नकली विद्रोह की गूंज कक्ष में गूंजी, एक स्पष्ट तनाव एक द्वेषपूर्ण भूत की तरह हवा में फैल गया। हेटर अप्रत्याशित अवज्ञा से क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया।
अपने परपीड़क संयम को पुनः प्राप्त कर लिया। इस बात से अनजान की धोखे के भयानक नृत्य ने केवल अपनी गति को बदल दिया था। पिंजरे में सोफिया, जेनी और कात्सुरो धातु के चुराए गए टुकड़े से चिपके रहे, एक अस्थायी हथियार जो उनके कटफटे रूपों की परतों के भीतर छिपा हुआ था। ठंडी अड़िग सलाखें जिन्होंने उन्हें कैद कर रखा था, अब उनके अस्थायी प्रतिशोध के उपकरणों की गवाही दे रही थीं। हालांकि परछाइयां अभी भी लंबी और पूर्वाभास देने वाली थीं, फिर भी प्रत्याशा से हिलती हुई लग रही थीं। जैसे ही हैटर अपनी आंखों में एक भयावह चमक के साथ पिंजरे के पास पहुंचा, सेंटीपीड के खंड गणना की गई सटीकता के साथ चले गए। कात्सुरो, सामने वाले खंड ने दूसरों को एक समकालिक गति में निर्देशित किया। उनके कार्य हताशा के एक विचित्र बैले में समकालिक थे। चोरी का टुकड़ा महीनों की पीड़ा से पैदा हुई तात्कालिकता के साथ सोफिया के भीतर छिपा हुआ था की पकड़। पिंजरा, जो कभी उनकी पीड़ाओं को छुपाने वाली जेल थी, एक मूक विद्रोह का रंगमंच बन गया। एक ऐसा विद्रोह जो प्रतिशोध की धड़कन के साथ धड़कता था। सोफिया, अविश्वसनीय पीड़ा के क्रोध से प्रेरित होकर अपने दुःस्वप्न के वास्तुकार पर अपना प्रतिशोध लेने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हैटर अवज्ञा के बढ़ते ज्वार से बेखबर विकृत संतुष्टि के साथ पिंजरे के पास पहुंचा। भोजन का कटोरा, जो उनके अमानवीयकरण का प्रतीक था, उनके ध्यान का केंद्र बिंदु बन गया। ठीकरे की ठंडी धातु सोफिया में चिपक गई। ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ पीड़ा की गूंज के साथ गुनगुना रहा है, प्रतिशोध की एक सिम्फनी जो दमनकारी चुप्पी को तोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही हैटर पिंजरे में पहुंचा, सेंटीपीड के खंडों ने सामूहिक शक्ति में अचानक वृद्धि के साथ अपना सुविचारित हमला शुरू कर दिया। टुकड़ा, जो अब अपने छिपने के स्थान से मुक्त हो गया था, सोफिया की तरह मंद प्रकाश में बुरी तरह से चमक रहा था। इसे उनके उत्पीड़क की ओर फेंको। ठंडा स्टील एक दर्दनाक चीख के साथ मांस से मिला, एक विचित्र सोनाटा जो कक्ष के माध्यम से गूंज उठा। हैटर पीड़ा से पीछे हट गया। उसके परपीड़क गले से एक तीव्र चीख निकली। लगभग रेचक उत्साह से भरे हुए टुकड़े ने सर्जन के कमजोर मांस पर अपना निशान पाया। रक्त, उनकी पीड़ा की मुद्रा, ने कक्ष को प्रतिशोध की विचित्र टेपेस्ट्री में रंग दिया। सेंटीपीड क्षण भर के लिए उनकी पीड़ा के बंधनों से मुक्त हो गया। एक नए उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़ा। पिंजरे की सलाखें, जो कभी उत्पीड़न का प्रतीक थीं, अब अपने बंदी को चमचमाती धातु के जाल में बंद कर देती हैं। हैटर, जो अब उसी जेल में बंदी है जिसे उसने बनाया था, पीड़ा में छटपटा रहा था। उस पीड़ा का एक विकृत प्रतिबिंब जो उसने अपने पीड़ितों को दी थी। वह कक्ष जो अब प्रतिशोध के लाल रंग में नहाया हुआ था, उस अराजकता का गवाह था जो उसके बंजर दायरे में भड़क उठी थी। सेंटीपीड, हालांकि शारीरिक रूप से उलझा हुआ था, प्रतिशोध का एक साधन बन गया था। एक सामूहिक शक्ति जिसने उस अंधेरे को ललकारा जो उन्हें भस्म करने की कोशिश कर रहा था। हैटर खून से लथपथ और टूटा हुआ अपने पीड़ितों की दया पर लेटा हुआ था। सेंटीपीड के खंड अवज्ञा के अंगारों से भरे हुए खोखली आंखों से अपने उत्पीड़क को देख रहे थे। वह कक्ष जो कभी पीड़ा का रंगमंच था, अब विद्रोह की एक झांकी बन गया था। अदम्य भावना का एक वसीयतनामा जो बुझने से इनकार कर रहा था।
फिर भी प्रतिशोध के उनके दुस्साहसिक कृत्य के मद्देनजर कनखजूरा जानता था कि उनकी स्वतंत्रता एक नाजुक भ्रम थी। परछाइयां हालांकि क्षण भर के लिए बिखर गईं, फिर भी कक्ष के कोनों से चिपकी हुई थीं और उन अप्रत्याशित मोड़ों की फुसफुसाहट कर रही थीं जो उनके दुःस्वप्न के अस्तित्व की घुमावदार भूल भुलिया में इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रतिशोध की उनकी सिम्फनी के मद्देनजर परछाइयां एक बार फिर इकट्ठा हो जाएंगी, आशा के नाजुक धागों पर अपना लंबा और पूर्वाभास भरा आलिंगन डाल देंगी, जो उनके आपस में जुड़े भाग्य की भयावह टेपेस्ट्री से चिपके हुए हैं। वह कक्ष जो कभी पीड़ा का अखाड़ा था, अब सेंटीपीड के प्रतिशोध के दुस्साहसिक कृत्य के परिणाम का गवाह बन रहा है। हेटर खून से लथपथ और टूटा हुआ अपने पीड़ितों की दया पर निर्भर था। उसके परपीड़क अधिकार को पीड़ा के उन्हीं उपकरणों द्वारा हड़प लिया गया था जिन्हें उसने विकृत खुशी के साथ इस्तेमाल किया था। टुकड़ा जो अब प्रतिशोध का एक गंभीर अवशेष है, हेटर के खून के धब्बों से चमक रहा था। पिंजरे की सलाखें जो कभी कनखजूरे को मौत से भी बदतर नीति तक सीमित रखती थीं, अब अपने कैदी को उसकी ही बनाई एक विचित्र झांकी में कैद कर रही हैं। ऐसा लग रहा था कि हवा स्वयं एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रही है। कक्ष अराजकता और अवज्ञा के रंगमंच में तब्दील हो गया है। फिर भी क्षणिक जीत के बीच सेंटीपीड के खंड उनके विचित्र संगम में फंसे रहे। सोफिया, जेनी और कात्सुरो हालांकि प्रतिशोध के संक्षिप्त स्वाद से सशक्त थे, जानते थे कि उनकी स्वतंत्रता अभी भी एक कमजोर भ्रम थी। परछाइयां हालांकि क्षण भर के लिए बिखर गईं, उनकी सामूहिक चेतना की परिधि पर उभर आईं, एक अनुस्मारक कि उनके दुःस्वप्न अस्तित्व की घुमावदार भूल भुलिया में अप्रत्याशित मोड़ और मोड़ थे। हेटर, उसका परपीड़क संकल्प क्षण भर के लिए टूट गया। उसने खोखली आंखों से अपने बंधकों को देखा, एक समय का जीवंत सर्जन जो अब एक टूटे हुए खोल में सिमट गया है, अपने द्वेषपूर्ण अभिमान के अवशेषों से चिपका हुआ है। मंद रोशनी की भयानक चमक में नहाया हुआ कक्ष भूमिकाओं के उलट होने का एक मूक गवाह बन गया। एक दुःस्वप्न का मूकाभिनय जहां पीड़ित और पीड़ित ने स्थानों का आदान प्रदान किया था। जैसे ही परछाइयां आसन्न भयावहता की फुसफुसाहट बता रही थीं, हवा एक अनकहे भय से घनी होती जा रही थी। हेटर की परपीड़क हंसी की गूंज हालांकि उनके विद्रोह के मद्देनजर शांत हो गई थी, एक द्वेषपूर्ण भूत की तरह बनी रही। उस विकृत मानसिकता की याद दिलाती है जिसने उनकी पीड़ा को जन्म दिया था। कक्ष में छाई शांति में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। मंद रोशनी जो एक बार कमजोर रोशनी थी और अधिक मंद हो गई, जिससे लंबी और विकृत छायाएं दिखाई देने लगीं जो वर्णक्रमीय उंगलियों की तरह सेंटीपीड तक पहुंचती हुई प्रतीत होती थीं। ठंडी और बंजर दीवारें उभरती भयावहता की गवाह हैं। उनकी सतहें भीतर फंसे लोगों की खंडित मानसिकता को दर्शाती हैं। जैसे ही सेंटीपीड अज्ञात से जूझ रहा था, एक प्रश्न हवा में लटक गया, एक अनकहा पूछताछ जिसने उनके कटे-फटे चेहरों पर अंकित अनिश्चितता को प्रतिबिंबित किया। क्या उनका विद्रोह एक क्षणभंगुर जीत थी, मुक्ति का मात्र भ्रम था, या उन्होंने अनजाने में पीड़ा के गहरे आयाम का द्वार खोल दिया था? लंबी और पूर्वाभास देने वाली छायाएं एक रहस्यमय ऊर्जा से स्पंदित होती दिख रही थीं। यह कक्ष पीड़ा की भट्ठी,
ऐसे रहस्य रखता था जो मानवीय समझ के दायरे से परे थे। हवा में आसन्न विनाश का भार था, एक दम घुटने वाला आलिंगन जिसने सेंटीपीड को हमेशा के लिए भय की स्थिति में लटका दिया। सोफिया के रूप में जेनी और कात्सुरो ने उस गहरी खाई को देखा जो उनके सामने उभरी हुई थी। सवाल बना हुआ था, एक पहेली जिसने समाधान को चुनौती दी, उनके आपस में जुड़े भाग्य की विकृत कहानी जो अब विद्रोह और प्रतिशोध से चिह्नित है, ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है, जिससे वे आतंक के भंवर में और भी गहरे डूब गए हैं। मंद रोशनी आखिरी बार टिमटिमा रही थी, मानो किसी अनकहे सवाल का जवाब दे रही हो, जिससे कक्ष गहरे अंधेरे में डूब गया हो। परछाइयां जो अब अनियंत्रित थीं, एकदम घुटने वाले लबादे में कनखजूरे को घेरती हुई प्रतीत हो रही थीं। भयावहता का एक अशुभ अग्रदूत जो उनके साझा दुःस्वप्न की अज्ञात गहराइयों में इंतजार कर रहा था। यह प्रश्न उनके अस्तित्व के मूल ताने बाने में ही उलझा हुआ था। जैसे ही कक्ष ने उन्हें एक द्वेषपूर्ण मौन में गले लगा लिया, एक ऐसा मौन जो अभी तक सामने आने वाले अनकहे भय से गर्भवती है।